हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास की बात कर रहे हैं, जो हिस्ट्री। इसके अंदर हम सबसे पहले फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे, तो जो हमारी 1789 में, ठीक है। तो 1789 में जो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसके अंदर एक जो देश है फ्रांस। तो उस फ्रांस में एक क्रांति होती है जिसमें कि कई विचारों का, ठीक है, जिसे मानव घोषणा पत्र नाम दिया गया है, कई विचारों का उद्गम होता है, यानी वहाँ से कई विचार निकलते हैं। इसके जो केंद्रीय विचार है, तो इस विचार से जो है आसपास की जितने भी देश हैं, ठीक है, विश्व प्रभावित होता है। विश्व क्यों प्रभावित होता है, तो इसके लिए हम उस समय की पूरी अगर टाइमलाइन देखें तो यहाँ पर हमें पता है कि विश्व जो मुख्यतः क्या कर रहा था उस टाइम। तो सारे जो देश हैं, ठीक है, जिन देशों की हम बात करेंगे, जैसे कि अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो वास्को डिगामा जो आते हैं वो 1498 को जो एशिया के अंदर एंटर करते हैं समुद्री मार्ग से। और वो समुद्री मार्ग उस समय पे क्या था कि वहाँ से एक उपनिवेशवाद का स्टार्टिंग हो जाती है। जब वहाँ से उपनिवेशवाद जो स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ से एक तरह से ये जो यूरोपीय कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे भी एक कहीं ना कहीं विचारों का पनपना स्टार्ट हो जाता है। और यही जो विचार हैं वो आगे चलकर इन जितने भी उपनिवेशवाद, मतलब कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जैसे अमेरिका भी उस टाइम पे गुलाम था, ठीक है, यूएस किसका था, वो ब्रिटेन का। उसके नीचे साउथ अमेरिका की बात करते हैं, उसके नीचे करते हैं एशिया भी, एशिया के साथ साथ अफ्रीका भी। तो कहीं ना कहीं लगभग सारा विश्व ही गुलामी की एक तरह से गुलाम ही था, एक उपनिवेशवाद जिसे हम बोलेंगे। उस उपनिवेशवाद का जो कहीं ना कहीं सभी को जो प्रभावित किया, वहाँ से एक विचार निकलता है समानता, ठीक है। अगर हम विचारों की बात करें तो यहाँ पर मानव घोषणा पत्र एक तरह से उन विचारों का एक नया अगम के रूप में देखा गया, जिसमें समानता और स्वतंत्रता की बात की गई और एक नई सोच को क्या करा गया, प्रेरित किया गया। यानी केंद्रीय विचार में था कि मानव को समानता और स्वतंत्रता उसका क्या है, एक निजी अधिकार के रूप में देखा गया। क्योंकि उपनिवेशवाद एक बहुत ही उस समय जो चलने वाला एक विरोधी आंदोलन के रूप में भी इसका विरोध किया गया, पर उपनिवेशवाद उस समय पे चल रहा था। और उपनिवेशवाद से कई ऐसी चीज़ें का आगमन हुआ जो मानव को दमन कर रही थी, ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से मानव की जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर कार्य किया जा रहा है, जैसे दास प्रथा, ठीक है। तो ये जो दास प्रथा है, इसका क्या हुआ, अंत हुआ, उन्मूलन हुआ, ठीक है। और उस उन्मूलन का मुख्यतः कारण कहीं ना कहीं एक केंद्रीय विचारधारा में समानता और स्वतंत्रता था। क्योंकि उस समय जो वैचारिक जो चल रहा था, तो उस विचार के अंतर्गत इस चीज़ को लेकर काफ़ी उत्सुकता हुई कि सभी का जो मौलिक अधिकार है, मानव को समानता और स्वतंत्रता है। तो इसी समानता स्वतंत्रता के पीछे कई ऐसे घटनाक्रम हैं जो इसे क्या करते हैं और प्रभावित करते हैं। तो वो क्या घटनाक्रम है, उससे हम फ्रांस की क्रांति से एक बार समझेंगे कि इसने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति हमें पता है कि यूरोपीय कॉन्टिनेंट है, ठीक है। जो फ्रांस की क्रांति जहाँ पे हुई थी, वहाँ देश जो फ्रांस है वो एक यूरोपीय कॉन्टिनेंटल देश है। अच्छा, तो अब इस जो है फ्रांस की जो क्रांति होती है, उसकी हम टाइमलाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 1789 से पहले क्या क्या हुआ था और उसके बाद क्या क्या होगा, ठीक है। तो 1789 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने इसे मिड में रखा है। तो यहाँ पर जो 14 जुलाई की बात की, जो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो 14 जुलाई की सुबह की बात है, ठीक है। पेरिस में एक आतंक का माहौल था, है ना। आतंक का माहौल क्यों था, क्योंकि यहाँ पे कुछ अफवाहें उड़ गई थी। अफवाहें क्या थी कि जो है आदेश दे दिया है, और आदेश कौन देगा, है ना, राजा देगा। तो यानी कि वहाँ पे राजतंत्र चल रहा था, कहाँ पर, फ्रांस के अंदर। जब फ्रांस में राजतंत्र चल रहा था तो यहाँ पे एक अफवाह तो ये उड़ी के शहर में ना आदेश दिया है घुसने का, किसे, सेना को। परंतु उन्होंने नागरिकों पर गोली चलाने का भी आदेश दिया है, ऐसा ये दूसरी अफवाह यहाँ से आ जाती है।
तो इसी की प्रतिक्रिया जो होती है उसमें 7,000 लगभग लोग वहाँ पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें औरतें भी थी। अब ये टाउन हॉल के आगे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। अब जब ये टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो जाते हैं लगभग 7,000 लोग, तो यहाँ पर एक निर्णय निकालते हैं कि ये जनसेना बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? सेना, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये जनसेना बनाने का अपना निर्णय लेते हैं, तो यहाँ पर इन्हें के चाहिए होते हैं उस सेना के लिए हथियार, और ये निकल पड़ते हैं हथियार की खोज में। क्योंकि यहाँ पे अफवाह उड़ गई थी कि आदेश दिया हुआ है मतलब सैनिक को शहर में घुसने का, तो उसकी प्रतिक्रिया में हम उसका जवाब देंगे, तो इस तरह का इनका कोई विचार वहाँ पे उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे अब इन्होंने क्या कर दिया कि जो सरकारी भवन है, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनमें आना मतलब कि खोज कर दी, एक तरह से प्रवेश करने लग गए उसके अंदर। किसके लिए? हथियारों की खोज के लिए। इन्हीं हथियारों की खोज के सिलसिले में उन्हें एक जो है बिल्डिंग जो है, एक बेस्टिल का किला है ना, क्योंकि ये एक जेल है, हमें ये याद रखना है, ये क्या है? जेल है, जो कि पेरिस के पूर्वी भाग में मिलती है ना, पेरिस के पूर्वी भाग में। जब हमें पता है कि ये पेरिस के पूर्वी भाग में मिलेगी, तो ये क्या करते हैं, उस साइट को स्टार्ट मतलब कि वहाँ से खोज में निकल जाते हैं कि उन्हें भारी मात्रा में क्या मिलेगा? गोला बारूद, हथियार वगैरह मिलने की संभावना थी इन लोगों के लिए, ठीक है। और ये बेस्टिल के किले में जैसे ही वहाँ पर एंटर करते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले 7 कैदियों को छुड़ा लेते हैं ये लोग, ठीक है। 7 कैदियों को क्या करेंगे? छुड़ा लेंगे। उसके कमांडर को मार देंगे, ठीक है। जो बेस्टिल का किले का कमांडर है उसे मार देंगे। अब इसी दौरान ये क्या करेंगे कि वहाँ से कुछ जो हथियार होंगे उन्हें भी जब्त करेंगे, क्योंकि वहाँ क्योंकि जेल है तो थोड़े बहुत हथियार भी होंगे ही होंगे, ठीक है। जब उन्हें भी कुछ ना कुछ वो जब्त कर लेंगे। पर ये इसको करने के बाद वो उसको क्या करते हैं? तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उसे क्षति पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं उस बेस्टिल के किले को। अब जब ये तोड़ेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये एक सम्राट की निरंकुश है ना शक्तियों का प्रतीक के रूप में देखा गया। यानी कि वो जब मर्जी कहीं ना कहीं आदेश दे देता था, किसी को भी परेशान करने के लिए, है ना। तो वो परेशान कौन होगा, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक।